चलो ध्यान दो, आज का लेक्चर सॉलिड स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जो भी आज सिखाऊंगा वो पूरे चैप्टर में अभी यूज होएगा आगे, और न्यूमेरिकल भी उसी पे आएंगे। तो जरा ध्यान से समझना, समझना तो है ही, थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, ठीक है। हाँ ध्यान दो, क्योंकि हम लोग 3D स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने यूनिट सेल का डेफिनेशन देखा, और यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है एक बड़े से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, करेक्ट। हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूब है, लास्ट टाइम मैंने बोला था क्यूबिक यूनिट सेल है। तो अभी पहले इसका क्लासिफिकेशन बताता हूं कि यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का एक और नाम है, इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब इसका मीनिंग पहले बताता हूं, व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल। इसमें यह बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स ओनली। मतलब यहां पे उन सॉलिड्स के बारे में बात की गई है जिनके अंदर इस टाइप का यूनिट सेल होता है, जहां पे पार्टिकल सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव या सिंपल। सेकंड वाला जो होता है उसका नाम है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, constituent particles are present at the corners as well as at other positions। देखो, नॉन प्रिमिटिव किसको बोला गया है? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और उसके साथ साथ अदर पोजीशंस बोला है। अब अदर पोजीशंस में 3 अलग अलग पोजीशंस आती है, ठीक है। कॉर्नर पे हमेशा पार्टिकल होगा, ये याद रखो। कोई भी यूनिट सेल आप जब पढ़ोगे तो कॉर्नर पे हमेशा पार्टिकल प्रेजेंट होगा ही। तो उसके अलावा कौन सी पोजीशन है जहां पार्टिकल मिल सकता है, वो अभी हम लोग यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं। तो ये जो है ना नॉन प्रिमिटिव, इट इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसमें ना 3 टाइप है, ठीक है। फर्स्ट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टकट में लिखते हैं BCC, जैसे उसका नाम है बॉडी सेंटर्ड। इसमें यह बोला गया कि जो पार्टिकल है वो आपको कॉर्नर्स पे मिलेगा, प्लस
one particle at the center, मतलब क्यूब के सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा, कॉर्नर पे प्लस एक पार्टिकल क्यूब के सेंटर में। इस टाइप के यूनिट सेल को क्या बोला गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट वाला, उसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्टकट में FCC लिखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब एक सिंपल सी चीज को समझो, बॉडी सेंटर किसी भी यूनिट सेल का, उसको बॉडी बोला है, यूनिट सेल, सेंटर तो एक ही होगा, तो सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन जब फेसेस की बात आती है तो इस क्यूब में, मैंने हमेशा लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी मैं यूनिट सेल बोलूंगा तो क्लासरूम को देख लो, यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं हमारे पास। ये फेस है, दिस इज फेस, ये फेस है, इसके सामने वाला दूसरा फेस, ये आपका तीसरा फेस हो गया, इसके सामने वाला चौथा फेस, ये पांचवा, और ये सिक्स्थ फेस। 6 फेसेस है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही, कॉर्नर्स पे पार्टिकल होगा, प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ईच फेस, हाँ, अब टोटल कितने फेस है? 6। तो हर एक फेस के सेंटर में भी आपको एक एक पार्टिकल मिलेगा, इंक्लूडिंग कॉर्नर्स। तो ऐसे टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC बोलते हैं। फिर तीसरा जो आता है, इसको अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको कुछ बुक्स में बेस सेंटर्ड भी बोला गया है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि बेस किसको बोला जाएगा? अगर एक यूनिट सेल है, ये क्यूब है, बेस का मतलब होता है 2 अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो, जैसे ये वाला और ये वाला फेस मैंने ले लिया, तो ये बेस काउंट होगा। या फिर ये फेस और ये फेस, कोई भी एनी 2 अपोजिट फेसेस को हम बेस बोलते हैं, जिसका एक और नाम क्या है? एंड सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड वर्ड बहुत कम यूज होता है, एंड सेंटर्ड ज्यादा यूज होता है। तो एंड सेंटर्ड में आपको पार्टिकल मिलेंगे कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस। ये अब सबको अपने को याद होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर पोजीशन याद रहेगी तो अभी जो नेक्स्ट सिखाने वाला हूं वो याद रहेगा। एक एक चीजें कनेक्टेड है पूरी, ठीक है। अभी हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे कि ये कैसे दिखता है और ये कैसे दिखता है, ठीक है। डन।
बनाना स्टार्ट करो, हाँ, टाइम पास मत करो। पहला मैं प्रिमिटिव बना रहा हूँ, मतलब पार्टिकल इज प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स। So this is primitive cubic unit cell, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल होगा। अब इसके बाद कॉर्नर पे तो होगा ही, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर, ठीक है। तो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, प्लस एक पूरा का पूरा पार्टिकल जो है वो आपको सेंटर में दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली है ना, इस चैप्टर में जो पार्टिकल्स है, एटम्स, उनको स्फीयर माना गया है, इसलिए मैं वो बना रहा हूँ स्फीयर। तो जहां जहां एटम की बात होगी अपन स्फीयर मानेंगे उसको, ओके। उसके बाद एफसीसी बनाएंगे अपन। देखो, ये ऊपर वाला फेज है, नीचे का दो, ये राइट, ये लेफ्ट, ये बैक साइड वाला ये, और ये फ्रंट साइड वाला, 6 फेसेस।
देखो अभी अपने को कॉर्नर पता है 8 है, एजेस जो तुम पिछली बार 6-7 बोल रहे थे गधो, 12 है, 12 एजेस होते हैं। फिर उसके बाद फेसेस 6 होते हैं। अब ये व्हाट इज बॉडी डायगनल। डायगनल जब ड्रॉ करना है वो भी बॉडी डायगनल, वो सेंटर से पास होना चाहिए। और बॉडी डायगनल ड्रॉ कैसे करेंगे, अभी देखो उस वाले कॉर्नर से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर से पास होके नीचे जा रही है उधर अपोजिट में, दैट इज वन डायगनल। फिर यहां से नीचे से अगर एक ड्रॉ करेंगे तो वो ऊपर जाएगी वहां पे, दैट इज सेकेंड डायगनल। फिर उस वाले एंड से ऊपर से यहाँ पे नीचे तक ड्रॉ करेंगे तीसरा, और इसका यहाँ से ऊपर से वो नीचे जाएगा चौथा। वी हैव 4 बॉडी डायगनल्स जो सेंटर से पास होता है। फिर उसके बाद फेस डायगनल, एक फेस पे 2 डायगनल बना सकते हो। अभी ये फेस है तो एक डायगनल वहां से ड्रॉ करेंगे तो उधर तक जाएगा नीचे तक, फिर उधर से ऊपर से यहाँ आएगा, तो एक फेस पे 2 डायगनल, टोटल 6 फेसेस है। कितने डायगनल बनेंगे, 12। सो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगनल 12। ये सब इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये आगे यूज होने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर वो तो एक ही होगा, बॉडी सेंटर एक ही है। ये देखो फेस डायगनल अगर बनाना है ना, कोई भी एक फेस पे, ये एक हो गया, ये 2, ऐसे तो ऐसे 6 फेसेस है, 12 डायगनल हो गए। ये फेस डायगनल बनाया मैंने, ठीक है। और बॉडी डायगनल अगर बनाना है, ये देखो यहां से इधर अपोजिट,
फिर ये जाएगा इधर, ऐसे बनेगा डॉटेड में। इसको नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करता है तो दिख रहा है। पेपर में वही लिख के आना, ठीक है। नवरात्रि लाइट का यूनिट सेल। ये जो व्हाइट वाला बनाया है मैंने, ये बॉडी डायगोनल है 4, अपोजिट एंड्स को जोड़ना है, और ये वाला फेस डायगोनल है। अबे अपोजिट एंड को जोड़ना है, ये ऊपर का एंड इसके नीचे से जुड़ेगा, इसका ऊपर वाला एंड इधर नीचे जुड़ेगा, इसका ये वाला इधर नीचे, ये ऊपर का ये नीचे, 4 अपोजिट एंड्स को जोड़ना है। नोटबुक में बनाने के लिए ना तुमको क्या करना है, हम ऐसे बनाते थे। ऐसे ऐसा बनेगा। अब बिना 3D के भी मैंने इतना अच्छा बनाया, नोटबुक में बनाओ ऐसा। ये वाला, अरे गधो देखो इधर, ये जो एंड है ये वाला, ये एंड को इससे जोड़ना है, ये वाला इससे जुड़ेगा, और ये इसका अपोजिट है, ये इधर जुड़ेगा, इधर ये वाला इधर जाएगा, और ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। पहले तो ये 2 ढंग से बना लो, पहले ये 2। अब क्या, अब जो ये तीसरा ये वाला बचा, ये इसको जुड़ेगा, और ये वाला इधर जुड़ जाएगा। चलो बस अभी ध्यान दो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है contribution of कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और जैसा मैंने आपको बोला है, इसको याद रखो कि इसके बाद जब भी पार्टिकल्स हम यूज करेंगे, ये हमारे लिए एक पार्टिकल एक स्फीयर जैसा होगा। पार्टिकल कैन बी एन एटम, आयन, मॉलिक्यूल, हम इसको स्फीयर मानेंगे। तो कंट्रीब्यूशन अगर समझ में आया तो फिर इसके बाद वाला पॉइंट समझेगा। अभी हम लोग ने डायग्राम बना लिया, देख लिया कि अरेंजमेंट कैसे होता है। अब व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है, पहला पॉइंट इसमें ये बताता है कि क्या
किसका है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पहला वाला, क्योंकि हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे पार्टिकल है। पहले ये जानना है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसका यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। अब मैंने बोला पार्टिकल को स्फीयर मान लो, अब है ना यहाँ पे विजुअलाइजेशन चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, तभी समझेगा। अभी मान लो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हमने एक स्फीयर रखा है। अब 3D के हिसाब से ये जो कॉर्नर है ये और कितने यूनिट सेल मिलके शेयर करेंगे वो पहले सोचना है। आसपास में और भी यूनिट सेल, क्लासरूम इमेजिन करो, ऐसा ही एक क्लासरूम बाजू में है, फिर उसके बाजू में एक, और अपने बाजू में एक और। तो यहाँ पे 4 क्लासरूम मिलके एक कॉर्नर को शेयर करेंगे। तो अब ये 4 हो गए, ऐसे 4 ऊपर भी लगेंगे। तो एक ही कॉर्नर को शेयर करने वाले कितने यूनिट सेल होंगे? 1 2 3 4, फिर ऊपर 5 6 7 8, 8 यूनिट सेल। अगर एक स्फीयर एक कॉर्नर में है और उसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में 1/8 आएगा। मतलब जो भी पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। अब ये 1/8 एक कॉर्नर, ऐसे कितने कॉर्नर है? 8, तो हर एक कॉर्नर पे 1/8 होगा। क्योंकि अब उधर का कॉर्नर भी अगर आप इमेजिन करो तो वो भी 8 यूनिट सेल शेयर करेंगे, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो वो कॉर्नर सेम रहेगा जिसको 4 लोग शेयर करेंगे, तो हर एक के हिस्से में 1/8 आएगा। ऐसे हर कॉर्नर के साथ होगा। तो इससे हमको ये समझा कि ईच कॉर्नर एटम जिसको हम लोग स्फीयर बोलेंगे इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो फिर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। हर कॉर्नर पे 1/8 होगा। और ऐसे कितने कॉर्नर है अपने पास? 8 कॉर्नर है, तो हर एक कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 ऐसे आएगा। उसके बाद नंबर टू है इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर में, मतलब ये पार्टिकल किसी भी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होगा, तो ये पूरा एक स्फीयर काउंट होगा, एक स्फीयर। तो जब भी बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन आएगा यू हैव टू राइट 1, समझा? 1 लिखना पड़ेगा, 1 पार्टिकल मतलब 1 स्फीयर। तीसरा, ये है अब पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। अब ये बहुत इजी है। अभी एक फेस ले लो, ये फेस है, इस फेस पे अपन एक स्फीयर लगाया। अब ये जो फेस है, ये एक फेस कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे? 2, एक ये यूनिट सेल और एक उसके बाजू वाला। एक फेस को 2 ही यूनिट सेल शेयर कर सकते हैं, तो एक के हिस्से में कितना स्फीयर आएगा? आधा। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन हाफ है। मतलब हर वो पार्टिकल जो फेस पे प्रेजेंट होता है उसको 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो अब ऐसा होगा कि अगर इधर एक स्फीयर है तो आधा इधर रहेगा, आधा बाजू में। इधर अगर एक स्फीयर है तो आधा नीचे, आधा ऊपर। ऐसा हर फेस पे आपको हाफ स्फीयर मिलेंगे, तो हाफ का कंट्रीब्यूशन है इसका। और चौथा वाला, ये बोर्ड्स में नहीं आएगा बट एंट्रेंस में आता है,
इसलिए ये वाला भी लिख लो। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द एज सेंटर। अब एजेस कितने हैं? 12 है। फिलहाल एक एज कंसीडर कर लो। चलो ये एज कंसीडर कर लो, ये एज उधर जा रहा है। एक एज कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे? ये एज कितने लोगों में कॉमन रहेगा? एक तो ये वाला यूनिट सेल अपना, इसके बाजू में एक होगा, उसके लिए भी एक एज आएगा, इसके ऊपर एक होगा, उसके लिए भी एज होगा, और उसके बाजू में एक रहेगा। तो एक अपने ऊपर वाला क्यूब और एक बाजू में क्यूब है उसके ऊपर वाला, तो टोटल चार लोग मिलके एक एज को शेयर करेंगे। तो एक के हिस्से में 1/4 आएगा। तो इसका मतलब जो भी पार्टिकल एज पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने का, साइड में लिखने का कि ईच एटम और स्फीयर at the face center is shared by 2 unit cells। और तीसरा लिखो, each atom or sphere at the edge center is shared by 4 unit cells। कंट्रीब्यूशन से अभी अगला पॉइंट आएगा। कंट्रीब्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। ये सारे कंट्रीब्यूशन फिक्स है। कॉर्नर पे इट इज ऑलवेज 1/8। एटम बॉडी के सेंटर में होगा तो इट विल बी काउंटेड एज 1 स्फीयर, और 1 एटम पूरा वो शेयर नहीं हो रहा किसी के साथ। फेस पे जो एटम होगा वो हाफ कंट्रीब्यूशन होएगा, क्योंकि हमको, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, हम एक यूनिट सेल पढ़ते हैं। तो हमारे लिए यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसा एक यूनिट सेल में होगा वैसे आसपास में सब में होगा। क्योंकि यार तुम लोग है ना, ये आदत बंद करो जरा। मैं जब बोलता रहता हूँ कुछ है ना, तुम लोग है ना सुनने का है ना, तुम्हारा कैपेसिटी है ना 0 है। तो एक यूनिट सेल अगर अपन ने समझ लिए ना, तो अपन ने क्या पढ़ा था, यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है। तो आसपास में भी वही चीज हो रही है, इसलिए एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर क्या हो रहा है उतना ही जानना है अपने को। हो गया ये लिख के? अब देखो, इससे अपना नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा अपने को, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल के आंसर मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल में एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन से समझ में आता है। अभी कंट्रीब्यूशन पढ़ा दिया तो अब इसका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कहां प्रेजेंट था? सिर्फ कॉर्नर पे। अभी हमको पता चला कि कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि वी हैव 8 कॉर्नर्स टोटल इनटू 1/8। तो आंसर आएगा 1। मतलब के एक एटम या फिर आप बोलो एक स्फीयर बनेगा जब आप कॉर्नर के 1/8 वाले 8 पीसेस को उठाओगे। 8 पीसेस होंगे ना, 1/8 1/8 1/8, ऐसे कॉर्नर के सब 1/8 है। ये सारा जो 1/8 के 8 पीसेस होंगे, क्योंकि अपन एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, वो सबको जब जोड़ेंगे तो एक पूरा स्फीयर बनेगा। दैट गिव्स यू 1 एटम।
मतलब के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में एक ही एटम होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, एक एटम पर यूनिट सेल होता है। उसके बाद सेकंड आता है बॉडी सेंटर। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। अब कॉर्नर तो इधर भी है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 प्लस एक एटम, कौन सा वाला, बॉडी सेंटर। तो बेटा एक तो यहां से आएगा और प्लस एक, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। मतलब के बॉडी सेंटर के एक यूनिट सेल में यू विल गेट 2 एटम्स या फिर 2 स्फीयर। अब इससे कुछ समझ में आता है अपने को। अच्छा सॉलिड उसको माना जाता है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होने चाहिए और एम्प्टी स्पेस कम होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो इसमें खाली जगह बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है, बीच का जगह पूरा खाली है। अब बॉडी सेंटर जब आया तो उसके एक यूनिट सेल में 2 स्फीयर फिट हो रहे हैं, कॉर्नर के मिला के एक और एक पूरा सेंटर में। सो इट ऑक्यूपाइज मोर एरिया, मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि बॉडी सेंटर के पास एम्प्टी स्पेस कम है। समझ में आ गया। उसके बाद आता है तीसरा वाला, वो है आपका फेस सेंटर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें कहां कहां पार्टिकल प्रेजेंट थे, पहले वापस से कॉर्नर्स लिखेंगे अपन, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 प्लस, अब ध्यान दो, 6 फेसेस और कंट्रीब्यूशन 1/2। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 मतलब एक स्फीयर वहां से मिलेगा और यहां से मिलेगा 3 स्फीयर। अभी तुम खुद इमेजिन करो, मैंने बोला हर फेस पे आधा स्फीयर होगा। अब इस वाले आधे को और इस वाले आधे को जोड़ेंगे तो एक बनेगा, ऐसे ही ऊपर और नीचे का 2 हाफ स्फीयर को जोड़ेंगे दूसरा, फिर उधर और इधर वाले को जोड़ेंगे तो तीसरा, और बाकी का चौथा वाला कॉर्नर है। मतलब टोटल मिला के यू विल गेट 4 एटम्स और स्फीयर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक इन तीनों में सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है। मतलब यहां पे एम्प्टी स्पेस सबसे कम होगा, क्योंकि एक ही यूनिट सेल के अंदर 4 एटम या 4 स्फीयर फिट हो रहे हैं। 4 स्फीयर अगर फिट होंगे तो दे विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। और एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि जितने भी फेस सेंटर यूनिट सेल होते हैं इनका 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहता है, और कितना अनऑक्यूपाइड रहता है, 26%। बॉडी सेंटर का 68% वॉल्यूम ऑक्यूपाई रहता है और सिंपल क्यूबिक का सिर्फ 52% ऑक्यूपाई रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 50% खाली है ये। तो जितना आप अगर देखते जाओ तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल का बढ़ना मतलब क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम टाइटली पैक्ड बोलते हैं ना, टाइटली पैक्ड। तो अच्छा टाइटली पैक्ड सॉलिड वो होता है जिसके अंदर पर यूनिट सेल ज्यादा एटम्स होते हैं, और 4 से ज्यादा आएंगे नहीं, 4 मैक्सिमम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ गया। और अगर आपको एंड सेंटर्ड का पता करना है तो एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर सेम ही है, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर सेम आएगा। देखो अभी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल सेम इसलिए आएगा क्योंकि 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन तो वही है, और एंड सेंटर्ड में क्या होता है, 2 ही फेसेस होते हैं ना, और उनका कंट्रीब्यूशन हाफ है।
तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इधर पे भी कितने एटम्स होंगे? हाँ, तो इसका मतलब एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड का जो वॉल्यूम आएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम स्फीयर का, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स मैंने अभी लिखे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे मोस्टली क्वेश्चन में लिख के आता है कि भाई योर मेटल इज FCC क्रिस्टलाइज, BCC क्रिस्टलाइज, तो वहां से पता चल जाता है कि पर यूनिट सेल में कितने एटम्स है। आधा आधा काम तो वहीं हो जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाता है। गोल्ड है ना, गोल्ड, गोल्ड इज FCC। गोल्ड मेटल का जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वो FCC अरेंजमेंट है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ऐसे बहुत सारे है, सिल्वर है, कॉपर है, सबका अलग अलग है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्रिस्टलाइन, तो इनमें एक पैटर्न फॉलो होता है, और वो पैटर्न इनमें से ही होता है। ये खाली ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे, रियल में होता है ऐसा। हो गया लिख के? हाँ, अब देखो ये सब समझ में आ गया ना। अब अपने को नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अपने पास कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। सो वी हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल आज तक के हमने एक्सरे डाइफ्रैक्शन से देखे। अब ये ना ज्योमेट्री एक्चुअली में शेप है, प्रॉपर शेप है ये। अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये MCQ में आता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं। पहले सिस्टम का नाम है क्यूबिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिक सिस्टम है, CU। TE जो सेकंड वाला है, इसका नाम है टेट्रागोनल सिस्टम, जो अपने सिलेबस में नहीं, बट इसका अपने को नाम याद रखना। O इज फॉर ऑर्थोरोम्बिक, MO is for monoclinic, T is for triclinic, ये सब ज्योमेट्री है। HE is for hexagonal and R is for rhombohedral। ये 7 सिस्टम है। ये 7 सिस्टम जब हमको पता चले कि अलग अलग टाइप के सिस्टम्स अवेलेबल है, मतलब ज्योमेट्री अवेलेबल है, और फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रेवाइस, एक्चुअली ये मैथमेटिशियन था। इसने सॉलिड स्ट्रक्चर्स के लेटाइसिस को डिस्कवर किया और उनको नाम दिया गया ब्रेवाइस लेटाइसिस। लेटाइस का मतलब लास्ट टाइम डेफिनेशन बताया था, क्रिस्टल लैटिस, जिसका मतलब था रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसने ये देखा कि ये 7 सिस्टम के अंदर टोटल मिला के वी हैव 14 लेटाइसिस, 14 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। 7 सिस्टम है, उसमें 14 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये इसने डिस्कवर किया है। ठीक है, और अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, इसको टेबल बनाने का है, और टेबल बना के ना मैं जितना बता रहा हूं उतना लिखने का है। और जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, उसी ऑर्डर में याद रखना।
वो निमोनिक याद रहेगा तुमको। तो इधर लिखो क्रिस्टल सिस्टम, यहां पे लिखो एक्सियल लेंथ, ये एक्सियल लेंथ मतलब एज लेंथ है, एबीसी जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, लेंथ है ये। और यहां पे लिखो एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गैमा, और यहां पे लिखो ब्रेवाइस लेटाइसिस। तो पहला सिस्टम जो कि अपने सिलेबस में, इसलिए पहला सिस्टम वही लिखेंगे, दैट इज क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूब बोला तो इसके तीनों लेंथ इक्वल होने चाहिए। तो क्यूब के अंदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तीनों लेंथ सेम होंगे और एंगल भी सेम ही होंगे। और कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ये एंगल और एज लेंथ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में मैच द कॉलम में आ जाता है कि भाई ये सिस्टम है, इसका एंगल कितना है, इसका लेंथ कितना है। अच्छा, अब इसमें पता चला कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, तीन टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है क्यूबिक में। तीन टाइप, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। फिर सेकंड सिस्टम आया उसके बाद, मैं अपने ऑर्डर से जा रहा हूं जो मैंने लिखा है, टेट्रागोनल। इसमें A इक्वल टू बी है बट B नॉट इक्वल टू सी है, क्योंकि टेट्रागोनल है ना, उसका एक लेंथ थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, सीपीयू कैसा होता है? सीपीयू रे अपना कंप्यूटर का, उस टाइप का दिखता है वो। इसका थोड़ा सा लेंथ एक बड़ा होता है, मतलब दो इक्वल होता है, तीसरा वाला अलग होता है। एंगल लेकिन 90 का ही आता है। इसमें दो ही मिले हमारे को, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड। दो ही टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल मिले इसको। उसके बाद आता है ऑर्थो रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल अभी भी इसका 90 ही आता है। और इसमें आते हैं चार टाइप के अरेंजमेंट। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर के ऊपर सीईटी में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज द मैक्सिमम ब्रेवाइस लेटाइसिस। उसका आंसर ऑर्थोरोम्बिक है, 4 ब्रेवाइस लेटाइसिस है उसके पास। ये 4 टोटल कितने हो गए अब तक? 9। हमको कितने चाहिए? 3 सिस्टम में 9 आ गए। सिस्टम तो 3 ही हुए ना, उसमें 9 टाइप के लेटाइसिस पॉसिबल है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये हम थियोरेटिकल बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल। टेट्रागोनल सिस्टम में अब आज तक हमको एफसीसी अरेंजमेंट वाला कुछ नहीं मिला है, जो मिला है वही लिखा है। सिंपल क्यूबिक मिला है या फिर बॉडी सेंटर्ड मिला है, एफसीसी नहीं आया आज तक। ठीक है, क्योंकि ये
मैंने तुमको बोला था ना वो मशीन में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा जाता है एक्सरे डाइफ्रैक्शन में। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन में आज तक टेट्रागोनल सिस्टम वाले में फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट नहीं मिला हमको, तो जो मिला है वही लिखना है। हो गया? कौन है रे अभी? अदिति। तीन हो गए। फोर्थ इज मोनोक्लिनिक सल्फर। इसी ज्योमेट्री में मिलता है। एक सल्फर का फॉर्म होता है, सल्फर के एक्चुअली दो फॉर्म होते हैं, उसमें से एक को बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर और एक को बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, विच इज ऑर्थोरोम्बिक। पढ़ा था। ऐसा दो फॉर्म में सल्फर मिलता है, ठीक है। तो ये मोनोक्लिनिक में ना सल्फर का अरेंजमेंट इसी टाइप का होता है। अब इसमें भी A नॉट इक्वल टू B एंड B नॉट इक्वल टू C। इसमें दो एंगल अल्फा और गैमा 90 डिग्री होते हैं और बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है। इसमें दो ही पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक और उसके साथ एंड सेंटर्ड पॉसिबल है बस। इसमें BCC और FCC स्ट्रक्चर आज तक हमको मिला नहीं है मोनोक्लिनिक में। उसके बाद आता है पांचवा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक अगेन A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90। वन मोर CD का क्वेश्चन, उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। मोस्ट अनसिमेट्रिकल वो यही है। क्यों? ना ही तीनों एजेस सेम है और ना ही तीनों एंगल सेम है और 90 भी नहीं है एंगल। ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम माना गया है। इसमें वी हैव ओनली वन टाइप का लैटिस, सिंपल क्यूबिक, कॉर्नर पे होता है पार्टिकल। उसके बाद आता है हेक्सागोनल आता है। हेक्सागोनल में A इक्वल टू B होता है बट B नॉट इक्वल टू C होता है, मतलब दो लेंथ इक्वल होते हैं, तीसरा अलग होता है। अब इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गैमा का एंगल एग्जैक्टली 120 होता है। क्योंकि हेक्सागन, अभी जितने लोग को थोड़ा हेक्सागन पता है, ये देखो ये अंदर का एंगल दिख रहा है, ये 120 का एंगल है। दिस इज 120। ये 3D में बनाएंगे तो ऐसे बनता है, अभी तुम बनाओ मत, तुम्हारे बस की नहीं है ये, ऐसा 3D में बनेगा वो, ठीक है, जाने दो। तुमको खाली इतना याद रखना है, जो हेक्सागन के अंदर का एंगल होता है 120 होता है, तो एक एंगल 120 होता है, बाकी के 90 होते हैं। इसमें भी एक ही सिस्टम पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। और लास्ट में जो बचा हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल is A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma, but 90 नहीं होता है। ये तीनों एंगल सेम होते हैं but they are not 90। और इसमें भी एक ही पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक। देखो लास्ट के जो तीन है ना, उसमें एक ही टाइप का अरेंजमेंट मिला है हमको, दैट इज सिंपल क्यूबिक। टोटल 14 हो गए क्या? ये कितने हो गए? 3 और 2 5 और ये 4 9 तो इधर ही हो गए थे। ये 10 और ये 11 और बाकी के 3 हो गए 14। तो 7 सिस्टम गिव्स यू 14 डिफरेंट लेटाइसेस, जिसको ब्रेवाइस लेटाइसेस बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल और एज लेंथ मैंने बोला एंट्रेंस में आता है, तो इसको याद करना है।
हो गया, डन। ये 2 मार्क्स के लिए डिराइव करने के लिए आता है बोर्ड्स में, और इसको डिराइव करने के बाद जो फॉर्मूला निकलेगा ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूला पे है, क्योंकि इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला, एक ही फॉर्मूला है और 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल फिक्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है तो उसको तो कम से कम ढंग से याद रख लेना, और ये कैसे डिराइव करते हो भी बताता हूँ 2 मार्क्स के लिए। अब है ना, पहला तो एक चीज ये है कि इधर क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है, इधर पहले ना ये अलग से लिख के दे रहा हूं, ध्यान दो, इधर हमारे पास है ना क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है, और क्यूबिक यूनिट सेल में अभी हम पढ़ के आए A इक्वल टू B इक्वल टू C है, तो मैं इसी को है ना ऐसा भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। हाँ, वो मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी डिराइव करने में वो काम आएगा। ओए, ये खाली अलग से साइड में लिख लेना कहीं पे, ये अभी इसका पार्ट नहीं है, खाली बताने के लिए कि अपने को यूज होएगा अभी। देखो अभी सबसे पहला पॉइंट ये है अगर हमने एज लेंथ को A माना है, ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब। अब मैं डायरेक्ट वॉल्यूम पे इसलिए जंप किया क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में डेंसिटी आने वाला है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अपने को यूनिट सेल का वॉल्यूम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंसिटी अगर हम निकाल रहे हैं किसी यूनिट सेल की तो उसका मास और उसका वॉल्यूम दोनों पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और हमारा लेंथ जो है वो A है क्योंकि ये तीनों लेंथ सेम है, तो A इंटू ए हो गया A क्यूब, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर क्यूब आएगा, तो वो अपना टोटल वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का। अब सेकेंड चीज इन्होंने ये बोला कि सपोज दैट mass of one particle is m। अभी हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल के आए ना, सिंपल क्यूबिक में एक पार्टिकल था, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई भी यूनिट सेल होगा उसमें मिनिमम एक पार्टिकल तो होगा, उसका मास m है, m कुड बी एनी मास, 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, वो जो देंगे, ये एक पार्टिकल का मास है। तो अगर अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, सो देन n नंबर ऑफ, नहीं ऐसा मत लिखो, तो इसका ऐसा लिखो, एंड n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा लिखो।
ठीक है, मास ऑफ वन पार्टिकल m है और n क्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल है, देन मास ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का मास इज इक्वल टू m इंटू n होगा। क्योंकि अगर मेरे यूनिट सेल में एक पार्टिकल है तो मैं n के जगह 1 रख दूंगा, m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दो पार्टिकल है तो टू टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, तीन पार्टिकल है 3 टाइम्स ऑफ m, चार पार्टिकल है 4 टाइम्स ऑफ, इससे मुझे पूरे यूनिट सेल का मास मिलेगा। अब मेरे पास दो चीजें आ गई है, वॉल्यूम आ गया और मास आ गया। अब मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं डेंसिटी। तो अगर मुझे किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो अपने को यहां लिखना पड़ेगा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमने यह क्या लिखा ऊपर, m इंटू एन, तो यहां पे लिखने का m इंटू एन और नीचे लिखने का a क्यूब। भाई पूरा फॉर्मूला आया नहीं, क्योंकि अब तक हमने a को तो लेके आ गए ना फॉर्मूले में, एज लेंथ आ गया, मोलार मास अब तक नहीं आया है। मोलार मास का भी पॉइंट बताता हूं, यहां तक समझा। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि इफ दी molar mass of the particle is m, कैपिटल m लेना है, स्मॉल m नहीं, मोलार मास कैपिटल m है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, क्योंकि मोलार मास यही होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल मतलब क्या, पर मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में जितने पार्टिकल है उसको अगर एक पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मास को मोलार मास बोला जाएगा, क्योंकि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब अगर मुझे मालूम है कि मेरे एक पार्टिकल का मास 10 ग्राम है, फॉर एग्जांपल 10, तो मेरे पास एक मोल में कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसका टोटल मोलार मास कैसे आएगा, वो 6.022 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो गया टोटल मोलार मास। अब इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज m इंटू Na, कैपिटल M किसके बराबर हो गया, हाँ। अब हमको करना क्या है, हमको है ना m को सेपरेट करना है यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल m का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na हो जाएगा, उसको उधर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉल m की जगह। तो अपने को डेंसिटी, देखो डेंसिटी जो है ना, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो अब डेंसिटी की जगह मैं रो लिख रहा हूं, स्मॉल m की जगह क्या आएगा, m अपॉन Na। तो अपने को मिलेगा कैपिटल M इंटू n, कैपिटल M इंटू n अपॉन a क्यूब इंटू क्या, Na। आ गया, यही फॉर्मूला है डेंसिटी का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब यहां से आपको या तो डेंसिटी पूछेंगे, या तो मोलार मास पूछेंगे, या फिर आपको A का वैल्यू पूछेंगे, एज लेंथ। Na आपका कांस्टेंट है, Na इज एवोगैड्रोस नंबर, वो थोड़ी पूछने वाले, वो तो कांस्टेंट है। 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर फिक्स है। n का वैल्यू कहां से आएगा,
बोलो। हाँ, कहां से आएगा? जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर है या एफसीसी है या सिंपल क्यूबिक है, वहां से एन आएगा। वो क्वेश्चन में हिंट दे देते हैं अपने को। अपने को या तो डेंसिटी पूछेंगे या मोलार मास पूछेंगे या फिर एज लेंथ पूछेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज ही पूछी जाती है, इसलिए वो रिलेशन बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी एंड यूनिट सेल है। ये जैसा मैंने लिखा है इतना इनफ है तुम्हारे लिए। इतना लिखोगे 2 मार्क्स के लिए, प्रॉपर 2 मार्क्स मिलता है इसमें, और कुछ लिखना नहीं है। अभी इस पे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले। 2-2 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल है। 5 मार्क का चैप्टर है, 1-2 मार्क का न्यूमेरिकल कंपलसरी आएगा, और बाकी का 3 मार्क जो थियरी आएगा वो भी छोटा ही, कुछ बड़ा बड़ा थियरी आता नहीं है इसमें। 4-4 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डन हो आ गया? अभी देखो उसके बाद ही ना न्यूमेरिकल दिया है अभी सॉल्व करने का अपने को। प्रॉब्लम नंबर 1.1 मिला क्या? हाँ, क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। अब देखो, ओके, क्वेश्चन है व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब एफसीसी। तो इससे समझा के अपने पास, ध्यान दो इधर, जो गोल्ड का मेटल है वो एफसीसी अरेंजमेंट दिखाता है। इसका मतलब एन का वैल्यू 4 है। सेकेंड, आगे लिखा है द यूनिट सेल एज लेंथ इज ए। यूनिट सेल एज लेंथ मतलब ए इज गिवन 408 पिकोमीटर, और बोला है कैलकुलेट दी डेंसिटी। डेंसिटी निकालनी है, और मोलार मास भी गिवन है 197 ग्राम पर मोल। सुनो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। फॉर्मूला ना बिल्कुल डिफिकल्ट है, फॉर्मूला इज वेरी इजी, न्यूमेरिकल भी इजी है। यूनिट में फंसाते हैं लोग, यूनिट में फंसाते हैं। अभी यूनिट में देखो क्या करना है, दिमाग में चढ़ गया क्या तेरे? हाँ सुनो, पहले उधर पे देखो, ध्यान दो। सबसे पहला चीज ये है कि जो डेंसिटी होता है ना, इसका जो यूनिट आपको याद रखना है वो है ग्राम पर सीएम क्यूब। ग्राम पर सीएम क्यूब यूनिट आना चाहिए। अब अगर ग्राम पर सीएम क्यूब चाहिए तो ग्राम तो इधर है, सीएम क्यूब कहां से आएगा? ये जो एज लेंथ है, ध्यान से सुनो, एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में चाहिए। अब यहां पे जो दिया है वो मीटर है, पिकोमीटर। तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सीएम में लिखोगे तो तब यहां पे सेंटीमीटर का क्यूब होएगा, वो क्यूब ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमेशा एज लेंथ को कन्वर्ट करना है। अगर उन्होंने एंगस्ट्रॉम लिखा है, कभी कभी एंगस्ट्रॉम भी देते हैं, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब ये तो पिकोमीटर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो डेंसिटी का यूनिट जो मैंने लिखा, और ए अपने को सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में नहीं चाहिए, सीजीएस यूनिट चाहिए यहाँ पे। तो पहले कन्वर्ट करते हैं अपन, पहले कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो। ए को कन्वर्ट करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 408 पिकोमीटर है ना। हाँ, तो इसको लिखो 408 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो गया ये? 10 के पावर में -10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसका 2 डेसिमल और पीछे ले लो, 4.08 कर दो इसको, तो ये -10 से क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब अपन ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, अब ये वैल्यू यूज होगा बराबर से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? कैपिटल M इंटू N अपॉन A क्यूब इंटू NA बराबर।
अपने को क्या निकालने बोला है, डेंसिटी बोला है निकालने, तो बस मोलार मास वगैरह सब दिया है अपने को, तो मोलार मास का वैल्यू पुट करेंगे 197 ग्राम पर मोल इनटू एन का वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू 6.022 10⁻23 पर मोल। ओके, तुमको है ना, देखो इसका सिर्फ क्यूब लेना है 4.08 का, -8 के पावर में 3 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, ये -24 हो जाएगा और ये cm क्यूब निकलेगा बाहर, इसका क्यूब लेना है बस। 4.08, 4 का क्यूब 64 होता है, 4.08 का क्यूब 64, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 66 67 ऐसा कुछ आएगा, देख लो कितना आता है और सॉल्व करो इसको आगे। ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना आएगा, ये कैंसिल होगा, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, 800 में से 12 गया, 788। ये देख लो भाई 4.08 का क्यूब कितना आता है, होल क्यूब, इसको मैंने -8 को मैंने बाहर निकाल दिया है, ये हो गया -24 cm क्यूब हो चुका है, और इधर बचा है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये एंट्रेंस एग्जाम में आया होता मैं 08 को कंसिडर ही नहीं करता, ऑब्वियसली हम क्यों करेंगे, अपना परेशानी नहीं पालने का, 4 से भी आंसर आ जाता था, 4 लेके डायरेक्ट क्यूब ले लेते, परफेक्ट क्यूब आता था उसको, बोर्ड्स में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर ग्राम बचाया और नीचे cm क्यूब बचा है, कितना आ रहा है 4.08 का क्यूब, $67.91 इंटू 6.022। इधर ध्यान दो, ये देखो ये -24 है, ये +23 है, क्या बचा इधर, -1 बचा, और क्या इधर 10⁻⁻1 बचा। अभी इधर यूनिट लिखना चालू करो भाई, सीधा सीधा अभी सॉल्व करना है इसको। 19.27 आएगा, हाँ चलेगा, ये आंसर आना चाहिए। 27 को राउंड ऑफ कर सकते हैं, लॉग से करेंगे तब भी इसके आसपास ही आएगा। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड का डेंसिटी है एफसीसी में, काफी ज्यादा डेंसिटी है, 19.27 ग्राम पर cm क्यूब। डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी, बहुत सिंपल है, एक यूनिट सेल में 4 एटम है, सीधी बात है डेंसिटी ज्यादा ही होने वाली, क्लोजली पैक स्ट्रक्चर है इसलिए डेंसिटी ज्यादा है उसकी। हो गया लिख के, चलो भाई अभी नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट का नाम है पैकिंग ऑफ पैकिंग का मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट है, सॉलिड्स में हम लोग अरेंजमेंट को ये पैकिंग वर्ड से यूज करते हैं, पैकिंग मींस अरेंजमेंट। अब इसमें 2-3 चीजें पहले याद रखो कि जब भी हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे उनको हम कंसीडर करेंगे स्फीयर, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। दूसरा चीज ये है, जितना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होगा
उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें। और एक तीसरा चीज है जो अब ये वर्ड काफी बार यूज होने वाला है हमारे को, कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्टकट में हम इसको CN लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, समीर, कोऑर्डिनेशन नंबर में यह देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्फीयर को डायरेक्टली कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, अभी मैं ड्रॉ करूंगा यहां पे, एंड मैक्सिमम इज 12। मतलब एक स्फीयर को मिनिमम 2 स्फीयर टच कर सकते हैं अरेंजमेंट में, और मैक्सिमम एक स्फीयर को 12 स्फीयर्स टच कर सकते हैं। 12 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, दैट इज अ मैक्सिमम नंबर। एंड 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आने का मतलब है उससे ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक स्फीयर को 12 स्फीयर टच कर रहे हैं, इट मींस इट इज वेरी टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना बढ़ेगा मतलब पैकिंग उतना बेटर होता जा रहा है। मिनिमम 2 है, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, ये ऐसे आते रहता है। ठीक है, तो अपन 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने को अभी है ना सॉलिड कैसे बनता है वो स्टेप बाय स्टेप अपने को बताया गया है बुक में, जिसमें से पहला जो पॉइंट है अपना अभी वो है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पहला उन्होंने है ना क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन बताया अपने को। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन मतलब 1D। अब 1D में स्फीयर कैसे लगेगा, ऐसे नॉर्मल एक ही लेयर बनाना पड़ेगा, दैट इज 1D। मतलब ऐसे बनाएंगे, अब अगर मैं देखो इसमें फर्स्ट और लास्ट स्फीयर को काउंट नहीं करना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। ठीक है, अब बीच में से अगर हम लोग कोई भी स्फीयर चुन लेंगे, मान लो ये वाला स्फीयर है, ठीक है, अब इस स्फीयर को क्लियरली दिख रहा है कि 2 स्फीयर डायरेक्टली टच कर रहे हैं, बराबर है। सो इट मींस यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, तो अपने को यहां लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 आएगा, मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ना इसके पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये एक और बार यूज होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, बट वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग अलग है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग अलग है।
अभी 1D से अपन बनाएंगे 2D। 2D बनाने के दो अलग अलग मेथड है। हो गया? So next is close packing in 2 dimension। 2D बनाएंगे। अब 2D बनाने के लिए इसमें दो टाइप का अरेंजमेंट है। पहले वाले को अपन बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है देखते हैं। This type of arrangement is called A, A, A और A टाइप। क्योंकि हम सेम टाइप का लेयर है ना, एग्जैक्टली एक के नीचे एक लगा रहे हैं, सेम टाइप का लेयर। तो इन्होंने इसको नाम दिया A, A, A टाइप अरेंजमेंट। हाँ, अब अगले पॉइंट पे ध्यान दो। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला गया? कोई भी एक स्फीयर अगर हम यहां पे देख लें, मान लो ये वाला स्फीयर मैं लेता हूं। अब ये स्फीयर है, ठीक है। इसके आसपास डायरेक्टली कितने स्फीयर इसको कनेक्टेड है? 4 ना। ये देखो 4 स्फीयर कनेक्टेड है। अगर हम इनके सेंटर्स को जोड़ेंगे स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया है क्योंकि अभी आप 1D से 2D में आ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, ठीक है। अब इसका एक और टाइप का अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल
HCP, HCP. ये अरेंजमेंट इससे बेटर है, और क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस बहुत सारे हैं, वॉइड्स बोलते हैं इसको, वहां पे वॉइड्स छोटे हो गए. बट दिस इज नॉट ए टाइप, इसको बोलेंगे ए बी टाइप. फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है, सेकेंड और फोर्थ सेम है, ठीक है. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इससे ज्यादा है. अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो. छह स्फीयर कनेक्टेड है ना, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, क्योंकि यहां पे हेक्सागन बनेगा. सो दिस इज हेक्सागन, इसलिए इसका नाम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग दिया है उन्होंने. और इसको ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं. और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. तो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग 2D में ज्यादा बेटर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और बहुत ज्यादा खाली स्पेस है. मैंने क्या बोला, अपने को कम स्पेस और बेटर पैकिंग चाहिए. इसका मतलब जितना हो सके उतना एम्प्टी स्पेस कम करना है. हो गया क्या लिख के?